हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धारा का सेकंड पार्ट। ये 4th सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए होगा और इसका एक पार्ट आपको बताया जा चुका है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो संभावित हो सकती हैं परीक्षा में वो आपको पढ़ाई जाए और अच्छे से डिटेल में चीजों को समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। यद्यपि अब हम लोगों के पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी जैसा जो भी उचित संभव होगा वो कार्य किया जाएगा। आप सब ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, इस चैनल के बारे में बताते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने सीखा था आवेशों के बारे में। आवेश के प्रकार क्या है, धनात्मक ऋणात्मक, कैसे आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन के बारे में। मूल आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो हमने उसके बारे में सीखा था। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसका आवेश होता है। ये सब बातें हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में। और आवेश के बारे में थोड़ा सा आगे एक दो चीजें और जानते हुए और फिर उसके बाद हम लोग धारा की तरफ बढ़ते हुए और धारा को आज कंप्लीट कर लेंगे, ताकि यहां तक आपका कार्य कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, फिर शायद मैग्नेट चुंबक का थोड़ा सा पार्ट बचेगा तो उसको मैं खत्म कर दूंगा अगले एक लेक्चर में। यहां पर देखिए, आपको ये बता दिया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको -E- लगा के प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये मैंने आपको बताया था कि इसको मूल आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये लास्ट में आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया गया था ये क्या है और इसका मतलब क्या है। ये घातों में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ -19 पावर को भी समझा दिया था मैंने। हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी को मूल आवेश भी कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी, समझी थी। और किसी भी विद्युत या आवेश यानी किसी भी विद्युत के लिए, विद्युतीकरण के लिए कोई पदार्थ है, किसी एटम या परमाणु पर जो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन जिम्मेदार है, तो विद्युतीकरण के लिए, किसी चीज के लिए विद्युतीकरण के लिए, विद्युत उसमें उत्पन्न हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। सारी चीजें हमने काफी अच्छे से डिटेल में सीखी थी। अब चलिए आज सीखते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। फर्स्ट आप देखिए लिखा हुआ है आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, इसको समझेंगे। आवेश की क्वांटम प्रकृति में यह बताया जाता है, जैसा कि आपने देखा कि जो मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब होता है, क्वांटम वर्ड्स का मतलब होता है, क्वांटम का अर्थ होता है पैकेट्स या बंडल टाइप का, मतलब कोई चीज एक बंधी हुई टाइप। तो बंधे हुए टाइप में होने का मतलब क्या हुआ कि वो एक किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही हो। फिक्स पैटर्न मतलब एक फिक्स टाइप से बंधा हुआ रूप में वो चल रहा हो। तो क्वांटम प्रकृति ये कहता है कि जब भी आवेश होगा तो ये जो मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन का, इसी का गुणज होगा, मूल आवेश का गुणज होगा। क्या होगा, मूल आवेश आप पता है इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो मूल आवेश का गुणज ही होगा। का गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जैसे टेबल पढ़ते हैं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करते जाते हैं, उसी तरीके से। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होगा या 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे गुणज होगा। ठीक, तो आगे चल के कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो फॉर्मेट है यही आवेशों का की क्वांटम प्रकृति है। मतलब आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के गुणज होंगे। किसके गुणज होंगे, इलेक्ट्रॉन के गुणज होंगे। कभी भी वो दशमलव संख्या में नहीं हो सकते। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप बोले 3.7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता है ये। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि क्या 7/19 ये इस तरीके से कोई भिन्न है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते, नहीं हो सकते, किसी भिन्नात्मक रूप में नहीं। बल्कि अगर कहा जाए 13 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि ये गुणज है। और गुणज किसका होना चाहिए, पूर्णांक का, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। इंटीजर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो इसी को लास्ट में बता दिया गया NE, N मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब अब एक सूत्र बनता है कि Q बराबर NE, यानी आवेश जो होगा वो NE के मल्टीपल में होगा, N गुणे E। N मतलब जहां पर Q क्या है, Q आवेश है, Q अगर बात किया जाए तो Q आवेश होता है
और n क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। और ये जो E है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऊपर देखिए सबसे ऊपर मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये इसका मतलब होता है। तीनों यहां पर जो टर्म्स है देखिए इनका मतलब क्या है ये आप देख सकते हैं। तो ये इस सूत्र का प्रयोग करके आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांकों के मल्टीपल होते हैं या गुणज होते हैं, कभी भी वो भिन्न भिन्न के रूप में या किसी दशमलव संख्या के गुणज नहीं हो सकते, किसी भिन्न या दशमलव संख्या के गुणज नहीं हो सकते। क्या 3/5 ही हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या 5 ही होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दें और चीजों को समझें, ठीक है। तो मुझे आशा है आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति, और यहां से एक सूत्र भी आपने सीखा और समझा। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस सूत्र से संबंधित अगर प्रश्न कोई बनना हो तो आप उसका प्रश्न का कैसे आंसर करेंगे। जैसे कि इस सूत्र से संबंधित एक प्रश्न ये मैं बना रहा हूं, मान लीजिए 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश, आप लिख लीजिए, मैं नोट सीधे बोल दे रहा हूं। 1 कूलाम का आवेश यदि किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी कि देखिए आपको देखा जाए तो आवेश दिया गया है ना, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। कितना दिया गया? 1 कूलाम। और मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। मैंने प्रश्न पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब किससे? n से प्रदर्शित करती है, ये बताना है, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको सवाल दिया गया। तो तुरंत अभी आपने पढ़ा है Q बराबर NE, NE मतलब n गुणे E है ना। इसी में आप आवेश 1 कूलाम रख देंगे, Q आवेश होता है, इसकी जगह 1 रख देंगे क्योंकि 1 कूलाम दिया था। आवेश को कूलाम से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते ही हैं, ये सब मैंने पहले लेक्चर में आपको समझा दिया है। n आपको बताना है, E का मान देखिए फिक्स ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1.6, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब ये n ही निकालना है, तो ये चीज गुणे में है, देखिए n के साथ ये गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 1 के नीचे ये बटे में हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर n। तो ये जब आप आगे निकालेंगे तो इस तरफ यही देख लेते हैं इसको, ये चीज इधर नोट करते हैं हम। 1, अब देखिए जब ये 10 घात वाली संख्या है -19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। कभी भी कोई भी घात अगर अंश पे है, हर पे ले जाते हैं आप तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, या हर में है अंश पे ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। इसका मतलब कोई भी घात अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ऊपर अगर कोई चीज माइनस से नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी। इस तरीके से घातों को हम प्लस माइनस बना सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, 2 पर -3 है और 3 पर -2 है, इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर पहुंचा दीजिए और इसको नीचे पहुंचा दीजिए। देखिए वो नीचे आएगा 2 वाला तो नीचे प्लस हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा। अब आप इसको आराम से 3 3 9 9/8 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है। तो इसी तरीके से यहां पर घातों को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये घात 10⁻⁻19 को मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूं, ठीक, और नीचे आपका बचा रह जाएगा 1.6। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पर ये +19 हो जाएगा, ये जो -19 था ऊपर +19 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो 10⁻19 है इसमें से 1 10 मैं बाहर कर लेता हूं और 10⁻18 इसके बगल में लिख देते, कोई बात नहीं भाई। इसका मतलब ये 10⁻19 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 19 बार 10 10 गुणे में लिखा जाएगा। और ये जो 1.6 इसको यहां लिख लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, यानी आप देख रहे हैं कि ऊपर हो गया 100, 100/16 और ये गुणे 10⁻18। इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 से 16 16 छक्का 96, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, दशमलव लगा के 16 दूना 32, फिर 8 बचेगा, 16 पंचे 80। इस तरीके से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी इसलिए बाद में इलेक्ट्रॉन लिख के इसको छोड़ देंगे। यानी जब किसी चालक या किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी हो जहां पर आवेश 1 कूलाम का लिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व किया गया और आप कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपने सीख लिया इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम प्रकृति और इससे संबंधित प्रश्न। अब आ गई बात तड़ित चालक। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है तड़ित चालक। तड़ित का अर्थ होता है बिजली, जो आसमान में बिजली चमकती है। ये जो आप देखते हैं बरसात के मौसम में या खराब मौसम में आसमान में बहुत बड़े अमाउंट में आवेश उत्पन्न होता है, जो बिजली के रूप में, चमक के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। वो रगड़ के कारण आपस में बादलों, धूल के कणों, इनके सबके रगड़ के कारण वो उत्पन्न होता है, बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो, उसी को बिजली कहते हैं। आप आसमान की बिजली, आप लोग बोलते हैं ना कि वहां बिजली गिर गई, न्यूज में सुनते हैं कि बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई, या किसी के घर पे बिजली गिरी और वो नष्ट हो गया, तबाह हो गया। पेड़ों पर बिजली गिरती है क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट में आवेश होता है, बहुत बड़े अमाउंट में ये आवेश होता है। और अगर ये आवेश एक ऊर्जा का रूप ही है, अगर ये इतनी बड़ी ऊर्जा या आवेश किसी भी चीज पर जाके टकराएगी, सोचिए घर के विद्युत में आप जरा सा करंट लगता है तो कैसा होता है, आदमी की जान तक चली जाती है। तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज अगर कहीं किसी पे गिरेगा तो क्या होगा। इसी को बिजली या फिर तड़ित कहा जाता है हिंदी में। इसको तड़ित चालक को लाइटनिंग कंडक्टर भी कहा जाता है। तड़ित चालक का यूज क्या है, देखिए तड़ित चालक का कार्य यह है कि तड़ित चालक को एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में, इस यंत्र के बारे में बताया। तो ये जो बिजली आसमान की गिरती है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या टावर है बड़ा सा, इसमें अगर ये बहुत ऊंची बिल्डिंग या टावर है तो इसमें क्या होगा कि इनको बचाने के लिए बिजली से, मान लीजिए खराब मौसम में इस बिल्डिंग पर के ऊपर बिजली यानी आसमान में बादलों में बड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर जनरेट हो रहा है, बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, यानी कि ये जो बिजली है जो आसमान में उत्पन्न हो रही है, ये इस बिल्डिंग पे गिरे और इसको नष्ट कर दे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए किया ये गया कि एक प्रकार की एक रॉड से क्या किया जाता है, एक प्रकार की एक रॉड लेकर के, और इस रॉड पे एक गोला धातु का गोला लगा के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आप अभी आज भी निकलेंगे तो देखेंगे, ऐसा आपको दिखेगा कि बहुत ऊंची बिल्डिंगों पे अक्सर ये आपको दिख जाएगा। तो ऐसा एक रॉड या छड़ में गोला एक लगा होता है, धातु का मेटल होता है, वो लोहा हो या कुछ भी, और यहां से एक वायर को सेट करके, एक तार को सेट करके, तार को ऐसे ऐसे करके बिल्डिंग के बगल से लाते हुए, बिल्डिंग के बगल से तार को लाते हुए और जमीन में ऐसे अर्थ में ऐसे उसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग मतलब उसको जमीन में लगा देते हैं। तो इस अर्थिंग का क्या लाभ होता है, इस अर्थिंग का लाभ ये होता है कि देखिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर उस बिल्डिंग पे गिरना होगा, ठीक है, तो वो चार्ज सीधे इस तार के द्वारा, ये जितना भी चार्ज, मान लीजिए अब यहां से आवेश बिजली को यहीं गिरना है, तो इस बिजली के जो आवेश को ये गोला अपनी तरफ आकर्षित करके और इस वायर के द्वारा बिल्डिंग के किनारे किनारे वो अर्थ में, यानी कि धरती में, पृथ्वी में चला जाएगा। और पृथ्वी का एक अपना विशेष गुण होता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज आपको इसमें पृथ्वी में जाएगा, वो सब वो उसका विपरीत प्रकृति का आवेश पैदा करके उसको नष्ट यानी समान या उदासीन कर देगा। मतलब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि 7+7 आवेश कहीं से आया तो अर्थ में -7 बन जाए। अब सोचिए अगर +7 और -7 होगा तो मिलकर के 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, यानी वो उदासीन कर देता है। यानी अर्थ में, पृथ्वी में जब कभी कोई चीज, इसीलिए देखिए घरों में अर्थिंग कराई जाती है चीजों की। अर्थिंग क्यों कराई जाती है, क्योंकि अर्थ जो ऐसा भी प्रकृति का आवेश उस पर जाएगा, धनात्मक जाएगा तो ऋणात्मक उत्पन्न कर देगा, ऋणात्मक जाएगा तो धनात्मक, उसको बैलेंस कर देगा, संतुलित कर देगा, उदासीन कर देगा, एकदम से उसको समाप्त कर देगा, उतना ही विपरीत बना के। इसलिए अर्थिंग करा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इन बिजलियों से बचाया जाता है। और ये जो यंत्र है इसी को तड़ित चालक कहा जाता है। तड़ित अर्थात बिजली, तड़ित का अर्थ ही है बिजली, है ना, जो आप बोलते हैं। बिजली का मतलब क्या हुआ, बड़ी मात्रा में आवेश। एक तरह से ये जो आवेश उत्पन्न हुआ उसी को तो कहा गया है, ठीक है। तो ये आप समझिए, तो ये जो तड़ित चालक है एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसको इंग्लिश में लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तड़ित चालक कार्य करता है और तड़ित चालक होता क्या है, किस साइंटिस्ट ने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूं। मुझे आशा है ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में है, तो कूलाम का नियम पूछा जा सकता है। आप समझिए कूलाम का नियम क्या है। देखिए कूलाम के नियम को समझने के लिए सबसे सिंपल सी बात यह होगी, मान लेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है और ये एक बिंदु आवेश है।
ये दो आवेश है, इनको मान लेते हैं ये Q1 है और इसको मान लेते हैं ये Q2 आवेश है। दोनों आवेश कुछ दूरी पर एक दूसरे से अगर स्थित हो, वो दूरी मान लेते हैं कि r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r। तो सबसे पहले तो आपको यही मानना पड़ेगा, कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आपको ये बात मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी, फिर से समझा देता हूं। आप ये चीज जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश अगर धनात्मक है दोनों, ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर फेंकते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश अगर होते हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ ही आते हैं। तो ये इसीलिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहां पर दोनों बल का नाम लेना उचित होगा। तो कैसे बोलेंगे? अब क्या होगा, क्योंकि ये दो प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दोनों कोई या तो आकर्षण बल लगाएंगे या तो प्रतिकर्षण दूर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन इसको बोलते हैं, ये लगाएंगे। तो अब इसमें जो बोला गया, और ये जो आवेश है ये कैसे बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया बिंदु आवेश, ठीक है। एक एक चीज को समझते चलिए, फिर परिभाषा बहुत आसान हो जाएगी। देखिए बिंदु आवेश क्यों बोला गया? क्योंकि आवेश बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे आवेश हैं। और स्थिर बिंदु आवेश क्यों बोला गया? क्योंकि ये रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, स्थिर है, कांस्टेंट है, एक जगह फिक्स है, इसलिए स्थिर बिंदु आवेश। और कितने आवेश हैं? दो हैं, इसलिए यहां पर देखिए परिभाषा के 4 शब्द आपके तैयार हो गए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो जो बल है वो क्या होता है? वो अनुक्रमानुपाती होता है। ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती का है, ध्यान रखेंगे। अनुक्रमानुपाती होता है इन आवेशों के गुणनफल के। पहला क्या हुआ? आवेशों के गुणनफल के, Q1 Q2 के गुणनफल। देखिए ऐसे लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसी बात को आप कैसे बोलेंगे? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल को F से दर्शाते हैं ना, फोर्स। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात हो गई। तथा वही बल जो है, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, देखिए, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम कहेंगे तो 1/, कर देंगे। अब देखिए मैंने कैसे लिखा, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/। व्युत्क्रमानुपाती, अनुपाती यहां भी आया इसलिए ऐसा चिन्ह यहां भी बना देंगे। तो ये दो आप लिख लेंगे ऐसे, बस यही आपका हो जाएगा। लिखने में तो भाषा यही हो जाएगी। अगर आपको केवल लिखना है तो कूलाम का नियम 1 नंबर में आता है, तो इतना आप लिख सकते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को अगर संयुक्त करें, एक ही में मिलाएं, तो क्या हो जाएगा? F, और ये जो चिन्ह है ऐसे ही रहेगा। ऊपर देखिए Q1 Q2 है, तो ऊपर हम Q1 Q2 लिखेंगे, और नीचे R² है तो R², क्योंकि यहां 1 है ना, तो 1 इसके साथ ही आ जाएगा, R नीचे आएगा। ये जो बना यही आपका कूलाम का नियम है। बस इसको इस तरीके से F, ये जो प्रोपोर्शनल है हटा दीजिए, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये हटता है, इसकी जगह बराबर लगाया जाता है, ये नियम होता है। तो अपनी आप एक कोई कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर K अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं, K आया होगा Q1 गुणे Q2/R²। ये सूत्र बस आप केवल इतना बताए, क्योंकि बहुत लंबी डिटेल में आपको नहीं जाना है। आप में बस ज्यादा से ज्यादा कूलाम का नियम क्या है यही पूछा जा सकता है। और ये जो K है, ये K एक नियतांक है। क्या है? नियत अंक, फिक्स अंक, यानी कि कांस्टेंट है, नियतांक है। और इसका मान है 9 × 10⁹, 9 गुणे 10⁹9। आपको ज्यादा कुछ नहीं डिटेल करना है, आपको केवल और केवल यहीं तक खत्म करना है। इसलिए मैं भी इसको यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि ये फिर बहुत अभी लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर इनसे संबंधित बहुत सारी बातें होने लगेंगी। केवल हमें कूलाम का नियम आप में था तो समझना था बस। तो एक बार फिर से कूलाम के नियम को बोलते हैं, परिभाषा को। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/, होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, बस ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं हटाता हूं। मुझे आशा है आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कूलाम साइंटिस्ट के नाम पर ही है कूलाम। ठीक है, ये भी आपका हो गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या है? अब देखिए वैद्युत धारा, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। वैद्युत धारा, जैसे आप लोग बोलते हैं जल धारा, देखिए आप बोलते हैं ना जल धारा क्या होता है? जहां पर वाटर यानी पानी, जल बहता है, वाटर फ्लो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल धारा। तो धारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर एक कंटिन्यूअस रूप में जल प्रवाहित हो रहा है, यानी कि पानी बह रहा है, तो इसीलिए वहां पर धारा उसको बोलेंगे। बहते हुए रूप को ही किसी चीज के धारा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर वैद्युत धारा, इसका मतलब वैद्युत बह रहा होगा। अब वैद्युत तो कोई अलग सी चीज ऐसी हमने पढ़ी नहीं। वैद्युत किसका रूप है? एक इलेक्ट्रॉन या आवेश का ही तो रूप है। इसका मतलब आवेश बहेंगे। जब यहां पर वैद्युत धारा में कौन प्रवाहित होगा? आवेश के प्रवाहित होने का को कहा जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत यानी आवेश। तो आवेशों के, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? आवेशों के प्रवाहित होने की दर, प्रवाहित होने की दर। कौन प्रवाहित हो रहा है? यानी आवेश जब प्रवाहित हो रहे हैं तो उसको कहा गया वैद्युत धारा। और होने की दर क्यों बोला गया? दर इसलिए बोला गया कि किसी पर्टिकुलर समय में, दर का मतलब होता है जैसे 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 5 सेकंड में कितना हो रहा है, 10 सेकंड में कितना हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजरमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए इसको दर बोला जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वैद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इस वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत धारा I बराबर एक सूत्र बनेगा, आवेश Q, आवेश के प्रवाहित होने की दर। जब भी दर होगा तो बटे में टाइम आ जाएगा, T मतलब समय। आवेश के प्रवाहित होने की दर, जब भी किसी भी चीज की दर लेनी होगी तो उसके नीचे बटे T यानी समय ले लिया जाएगा। ठीक, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर Q बटे T को ही I कहते हैं, यानी धारा कहते हैं। ठीक, आप समझ गए ना? आवेश के प्रवाहित होने की दर मतलब Q बटे T, दर बोलना गया है मतलब आवेश यानी Q बटे T, इसी को कहेंगे धारा। और धारा कौन सी? वैद्युत धारा, इसी को कहेंगे वैद्युत धारा। और इसको हम I से वैद्युत धारा को लिखते हैं, इसलिए I बराबर Q बटे T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। और परिभाषा अब आपको याद हो गई होगी कि आवेश, अच्छा जो इसमें वैद्युत धारा में क्या प्रवाहित होता है? आवेश प्रवाहित होते हैं। जैसे जल धारा में जल प्रवाहित होता है, वाटर फ्लो करता है, उसी तरीके से वैद्युत धारा में आवेश प्रवाहित होता है। इसे जैसे अपने वायु धारा, हवा का बहुत तेजी से बहना, तो आपने उसको, तो कुल मिलाकर के धारा वर्ड कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, आप समझ गए। ठीक है, आवेशों के प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत धारा को। I बराबर Q बटे T एक फॉर्मूला बन गया। और I यानी कि धारा को, धारा का मात्रक। अब भाई हर चीज को मेजर करते हैं, साइंस में हर चीज को मापने की कोई इकाई होती है, नहीं तो हम समझ ही नहीं सकते वो है क्या, है ना? जैसे हम केवल भाई यहां लिखते हैं 5, अब आप क्या समझ पाएंगे क्या है? नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही अगर हम किसी संख्या 5 के साथ अगर यहां पर न्यूटन बोलते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये बल है। इसी तरीके से अगर कोई चीज यहां लिखी हम केजी लिख देते हैं तो आप समझ जाते हैं द्रव्यमान है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर कोई चीज लिखी है 8 मीटर, तो मीटर मतलब वो दूरी है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं। तो ऐसे ही धारा को मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। आप तुरंत जैसे लिखा देखें 5 एम्पियर, आप समझ जाएंगे 5 एम्पियर मतलब कितनी भी संख्या लिखी हो, लेकिन उसके आगे एम्पियर लगा है तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है? ये धारा है। तो यानी धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर भी साइंटिस्ट का नेम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो आप समझ गए कि धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, इसकी जो इसकी इकाई होती है या मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर को कहीं पर ऐसे आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा तो इस तरीके से लिखा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। धारा को मापने का एक यंत्र होता है, धारा को मेजर करने का या मापने का एक यंत्र होता है जिसको अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो मापने का यंत्र होता है, मापक यंत्र, इसका क्या होता है? धारा का मापक यंत्र का नाम क्या है? अमीटर। किससे मापा जाता है? कभी पूछा जाए वैद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो आप बोलेंगे अमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखते हैं बाइक में कहीं भी धारा का वो वैद्युत धारा करंट को मेजर करने के लिए ए लिखा होता है, उस पर अमीटर होता है वो, है ना? एमीटर को ऐसे बनाया जाता है, एक सर्कल में ऐसे ए लिख करके धारा को मापने के लिए ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, इधर प्लस इधर माइनस, इस तरीके से चिन्ह के रूप में दर्शाया भी जाता है एमीटर को, यानी ये जो यंत्र है। ठीक है,
तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे हमेशा। और ये जो अमीटर होता है ये किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है किस क्रम में लगाया जाता है अमीटर, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है, अभी अंत में लास्ट में हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक की बात हो गई। अब चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को हम लोग लगा लेते हैं। इस सूत्र से संबंधित I बराबर Q बटे T, इसको याद रखिए। अभी मैं इसी सूत्र का प्रयोग करके आपको सवाल लगवाने जा रहा हूं। देखिए इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा, किसी परिपथ में, आप नोट कर लीजिए। देखिए इसी 2020 के एग्जाम में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित होती है, तो उसमें आवेश की मात्रा बताइए, है ना। तो 5 एम्पियर की धारा आपको दिया था, धारा I, वैद्युत धारा किससे लिखते हैं आप, वैद्युत धारा यानी I दिया था 5 एम्पियर, ऐसे A लिख सकते हैं एम्पियर देने के लिए। समय दिया था कि 1 घंटे तक प्रवाहित होता, समय T बराबर 1 घंटा, इतना समय दिया था। 1 घंटा मतलब आपको, ठीक है अभी 1 घंटा ही लिखा रहने देते हैं, फिर हम बताते हैं आगे आपको। तो आपको उसमें आवेश की मात्रा बताना था, यानी आवेश जिसको हम Q से लिखते हैं, ये आपको बताना था क्वेश्चन मार्क। 1 घंटा, अब हमेशा ये जो आपका सूत्र होता है, अब देखिए यहां पर I, Q और T में ही 3 चीजें दी गई, तो वही सूत्र लगेगा, I बराबर Q बटा T होता है ना। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, T इधर बटे में इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं Q बराबर I गुणे T, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला थोड़ा याद करने में आसान होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, आसानी से याद हो जाता है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास धारा 5 एम्पियर है, यहां पर I की जगह 5 रख देंगे, फिर गुणा है, गुणा लगा देंगे। समय 1 घंटा है, कभी भी समय घंटे में नहीं लिया जाता है, इसमें आपको सेकंड में लिया जाता है। समय का नियम होता है किस में लेना है, सेकंड में लेना, याद रखिएगा। तो आप 1 घंटे को सेकंड बना लीजिए बस। तो 1 घंटे में पहले कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और क्योंकि मिनट में भी नहीं लेना, सेकंड में लेना है, और मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तो एक और 60 से गुणा होगा, आ जाएगा ये 60 गुणे 60 मतलब 3600 सेकेंड। आपने देखा कि ये आ गया 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां पर आप वही वैल्यू रख देंगे, क्योंकि जब भी सवाल ऐसा लगाएंगे आप समय को सेकंड में ही रखेंगे। अब ये कितना आ गया, जो आवेश है Q, ये कितना आ जाएगा, गुणा करिए, 2 0, 5 छक्का 30 का 0, 5 3 15 3 18। आप देखेंगे कि ये आ गया 18,000 कूलाम, क्योंकि आवेश को कूलाम में लिखते हैं इसलिए आप कूलाम लिख देंगे आगे। ये आपका आंसर हो गया, जो प्रश्न आपका ये 2020 की परीक्षा में ही आपसे पूछा गया था, पिछली एग्जाम में ही ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे लगेगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं हटाता हूं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र और बन सकता है जिसको आप ध्यान रखिए, हो सकता है आपको उसका प्रयोग करना मिल जाए। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा, आवेश Q बराबर NE, और अभी अभी एक सूत्र और देखा जिस सवाल में लगाया गया, Q बराबर IT। ये दोनों ही सूत्र आवेशों के हैं, मतलब NE भी आवेश का मान है और IT भी आवेश का ही मान है। इसका मतलब इसको और इसको भी हम बराबर रख सकते हैं। भाई देखिए NE का मान भी Q है, IT का मान भी Q है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में एक ही बातें हैं। तो हम अगर चाहें तो NE बराबर IT भी कहीं किसी सूत्र में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई सवाल ऐसा मिल जाए तो N के E के बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा, IT के बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा। इस सूत्र का भी प्रयोग अगर कहीं मिले तो आप कर सकते हैं, मैंने बता दिया, बस अगर आएगा तो देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल ये आपने सीखा। चलिए, आपने देखा कि वैद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाहित होने की दर। वैद्युत धारा के बारे में आपने सीखा कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। एक और परिभाषा आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहां से वैद्युत धारा हमने सीख लिया, इसका अमीटर भी सीख लिया, किसको मेजर करने के लिए मापने का यंत्र है अमीटर। अभी 1 एम्पियर पे चर्चा होनी बाकी है। देखिए अब क्या है कि जो धारा है, ठीक है, इसको कहते हैं आवेश के प्रवाहित होने की दर। दर का मतलब यही है कि भाई 1 सेकंड में कितनी धारा बह रही है, या 2 सेकंड में कितनी धारा बह रही है, इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी धारा बह रही है, इसी को दर कहते हैं। दर का मतलब रेट, रेट का मतलब और कुछ नहीं, यही है कि कितने टाइम में क्या हो रहा है, कैसी घटना हो रही है। तो आपने समझा कि ठीक है Q बटे T होता है। यहां से एक परिभाषा और बनाई जा सकती है, अगर मैं इस समय को 1 सेकंड रख दूं, क्या रख दें, समय को अगर हम 1 सेकंड रख दें तो ये I बराबर क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा।
भाई ये एक हो जाएगा तो एक लिखने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, I बराबर Q कब हो रहा है, यानी धारा आवेश हो जा रही है कब, जब समय 1 सेकंड हो। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। यह भी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आपने समझा भी ऐसा है क्यों। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहां पर 1 सेकंड में आवेश जो प्रवाहित होगा वो भाई इसको टी जैसे 1 रखेंगे तुरंत ये 1 हो जाएगा, बटे में 1, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं भाई, तुरंत ऐसे आप लिखेंगे ना, Q बटे 1 रखेंगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब I बराबर Q आ गया, यानी ये I ही Q है या Q ही आवेश ही धारा है कब, जबकि समय 1 सेकंड है। तो ये ऐसी परिभाषा भी यहां पर आपको कहीं देखने को मिल सकती है। तो आप परेशान ना हो, हर चीज को समझते चले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधा 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर को समझने का इसी सूत्र से प्रयास करेंगे। देखिए एम्पियर मतलब धारा का मात्रक ही तो है। अगर इस आवेश को 1 कूलाम कर दे, ध्यान से देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं 1 एम्पियर। आपसे पूछा जाए 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, या 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, ऐसा आ जाए प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो आप देखिए अगर हम इस आवेश को 1 कूलाम कर दें और इस समय को 1 सेकंड कर दें, तो आप जरा बताइए कि आवेश 1 कूलाम हो जाए और समय 1 सेकंड हो जाए, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 ऊपर भी नीचे भी 1, तो सॉल्व होके तो 1 ही आएगा ना। तो यानी कि ये जब 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये जो करंट है ये सीधा सॉल्व होके 1 एम्पियर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बड़े आराम से मिलेगा। तो इसका मतलब आपने देखा 1 एम्पियर कब हो रही है धारा, जब आवेश भी 1 कूलाम हो और समय भी 1 सेकंड हो। तो बस इसी को अपने शब्दों में बोल दीजिए, लिख दीजिए कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, यदि किसी चालक में, ऐसे बोलिए बहुत सिंपल तरीके से, यदि किसी चालक में, चालक इसलिए बोला जाता है, देखिए हमेशा कोई आवेश या कोई धारा किसी चालक में ही तो प्रवाहित होती है। चाहे वो देखिए घरों में धारा प्रवाहित होती है, तार में तो कॉपर होता है या फिर एल्यूमिनियम होता है, उसी में तो प्रवाहित होती है, तो वो चालक होते हैं। सभी धातुएं चालक होती हैं। चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो जाए, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए वो चालक है। जिसमें न प्रवाहित हो, जैसे प्लास्टिक में नहीं प्रवाहित होती, लकड़ी में नहीं प्रवाहित होती, तो ये सब अचालक या कुचालक कहलाते हैं। और चालक जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, चालक है, इनमें प्रवाहित हो जाती है धारा। तो यदि किसी चालक में 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 1 ही कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक की धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो उस चालक में प्रवाहित धारा, उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कही जाएगी, या उस चालक में प्रवाहित धारा को, धारा मतलब वैद्युत धारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धारा बोलने का मतलब वैद्युत धारा को 1 एम्पियर कहेंगे। समझ गए, ये होगा। तो आप अपने सिंपल वर्ड्स में लिखिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। 1 एम्पियर भी आप समझ गए, 1 एम्पियर क्या है मैं हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तरफ। चलिए अब देखते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, हाँ, अब आइए देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र, अब आप देखिए क्षेत्र आया है मतलब कुछ एरिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचिए कि मैंने आपको बताया, अभी आप यहां से इसको समझिए कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई धनात्मक आवेश है और इस आवेश को, इसके पास कोई दूसरा धनात्मक आवेश लाया जाए, ठीक है, तो ये एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। ठीक, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे पर बाहर की तरफ बल लगाते हैं, मतलब दूर हटते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये आपने सीख लिया है। और अगर एक जैसे विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको ऐसा मालूम होगा कि देखिए ऐसा होगा कि किसी आवेश के चारों तरफ कोई ऐसा क्षेत्र बन रहा होगा, कोई ना कोई क्षेत्र जरूर बन रहा होगा कि जब ये एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं पहले, जैसे आपने चुंबक मैग्नेट काफी खेला है, तो मैग्नेट पे जब हम दो मैग्नेट, मान लीजिए दो मैग्नेट हैं, इनको हम पास लाते हैं तो यहां तक तो कोई फर्क नहीं, आप जैसे जैसे धीरे धीरे पास ला रहे हैं तो एक ऐसी जगह आएगी, मान लीजिए कि ये तुरंत बहुत तेजी से एक दूसरे को चिपका लेंगे। मतलब पहले तो आप दूर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको जैसे जैसे आप समीप ला रहे हैं तो एक प्लेस पे आने के बाद ये बहुत तेजी से सट से ऐसे चिपका लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हर चुंबक के आसपास कुछ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पहुंचने पर वो कार्य करता है और उसको खींचता है, चिपकाता है या दूर हटाता है। इसी तरीके से हर आवेश के पास भी अपना एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जब वो चीज पहुंचेगी तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। या फिर इस वाले केस में देखिए, एक धन है एक ऋण है, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ये ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, प्लस माइनस विपरीत प्रकार के। तो यानी कि वो क्षेत्र, अब इसका मतलब आपने ये समझा कि इसका मतलब हर एक आवेश के आसपास चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जब दूसरी चीज पहुंचेगी, अब मान लेते हैं कि कोई भी ये आपका आवेश है, ऐसे समझने के लिए फिर से देखिए इसको, इसके आसपास मान लेते हैं ये क्षेत्र है। अब हम जब किसी दूसरे चार्ज को यहां से लेकर के आएंगे तो यहां जब वो पहुंचेगा, तो जब एकदम इस बाउंड्री पे पहुंचेगा तब इसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, इसके पहले नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी भी आवेश के, ये क्या था, पहले से आवेश ही तो था, यहां पर धनात्मक आवेश लिया था वो अलग बात है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, चारों ओर का क्षेत्र, अब इसको मैं सीधे लिख नहीं रहा हूं, बोल ही दे रहा हूं। देखिए यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है, जिसमें पहुंच करके कोई दूसरा आवेश या तो इसकी तरफ खींचेगा या तो दूर भागेगा, यानी कि या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो इसका मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दर्शाया जाता है, कैपिटल ई। ई बराबर सूत्र एक होगा F बटे Q, है ना। F मतलब बल, वैद्युत बल, F का मतलब क्या हुआ, वैद्युत बल, और ये जो Q है ये तो आप जानते ही आवेश है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो कभी हो सकता है ऐसा आपको फॉर्मूला एक दो न्यूमेरिकल भी मिल जाए कि भाई आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। इसको देखिए वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, इस ई को कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वर्ड मिल जाता है। तो आप ध्यान रखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो बात वैद्युत क्षेत्र की ही हो रही है, ठीक है, ऐसा भी आपको मिल जाता है लिखा। तो ई बराबर F बटे Q। तो अब देखिए मान लेते हैं कि कहीं पर 50 कूलाम का आवेश है, 50 कूलाम का आवेश है, F की जगह 50 न्यूटन का बल लग रहा है। मैं मान लेता हूं कि F यानी जो बल लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, और आवेश मान लेते हैं 5 कूलाम का है, और आपसे कहा जाए क्षेत्र बताओ, वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो देखिए मैंने Q की जगह 5 रख दिया और F की जगह 50 रख दिया, 5 से काट देंगे 10 आ जाएगा। तुरंत हम बता देंगे कि भाई 10 क्षेत्र जो आया 10, और इसका देखिए मात्रक क्या होगा, ऊपर न्यूटन नीचे कूलाम, तो इसी को मात्रक बोल देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, यही इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10 न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे सवाल एक एक नंबर के हो सकता है, आपसे पूछे लिए जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये संबंध मालूम होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र और बल तथा आवेश में ये संबंध होता है, E बराबर F बटा Q। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को आपको करना है, कैसे डील करना है। वैद्युत क्षेत्र भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, वैद्युत धारा किसी भी, मान लेते हैं ऐसा ये वायर है, इसमें वैद्युत धारा बह रही है, तो वैद्युत धारा की दिशा के बारे में अगर पूछा जाए, डायरेक्शन कि वैद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो वैद्युत धारा की जो दिशा होगी, धारा यानी I,
इसकी दिशा इसके विपरीत होती है, ध्यान रखिए। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा वैद्युत धारा की दिशा होती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा को माना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में माना गया कि धन आवेश के चलने के मार्ग को धारा कहते हैं। धन आवेश के चलने के मार्ग को, स्टार्टिंग में जब तक इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता नहीं था तब तक ये माना गया कि धन आवेश के चलने के मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो क्योंकि धन आवेश और इलेक्ट्रॉन जब पता चला तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण होता है, तो इसका मतलब दोनों विपरीत बातें हुई ना। यहां से भी आप समझ लें, तब भी आप ये मान सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विपरीत है, माइनस है, और धन आवेश के चलने के मार्ग को कहते हैं धारा, तो इसका मतलब धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। खैर चलिए, यहां तक तो बात हो गई, वैद्युत क्षेत्र की भी बात हो गई। अब आ गई बात वैद्युत विभव की। ठीक है, वैद्युत विभव, तो विभव क्या है? अब देखिए, चीजों को समझते हैं। विभव की परिभाषा वैसे तो बहुत टफ पड़ती है, अजीब रहती है समझने में, और ये वैद्युत विभव को मैं आपको जैसे समझाऊं वैसे आप समझ लीजिए। वैद्युत विभव, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कहते नहीं आपके अंदर कितना पोटेंशियल है बोलते हैं, तो वो पोटेंशियल जो है विभव है एक तरह से। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाएगी कि उस इलेक्ट्रिक में कितना पोटेंशियल है, क्या विभव है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप लिखेंगे, पहले तो इसको प्रदर्शित करते हैं V से, कैपिटल V से, और विभव का जो मात्रक होता है इसको लिया जाता है वोल्ट में, इसको वोल्ट में मापा जाता है। आप देखते हैं घरों में बल्ब पे या कहीं पर अक्सर वोल्ट लिखा मिलता है, तो वोल्ट ये विभव का ही मात्रक है। अब आप देखिए, ये विभव की परिभाषा आप कैसे देंगे। मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जो मैं बना रहा हूं इस समय तीर से, इतना मान लेते हैं कहीं पर वैद्युत का क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु है, कोई एक जगह है, मान लेते हैं जगह ए है। और अब आप देखिए, समझते चलिए, बस जितनी अब मैं आपको कहानी समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे तो वैद्युत विभव की परिभाषा आपको फटाक से याद हो जाएगी। अब मानते हैं कि कोई एक स्थान है यहां पर अनंत, आप जानते हैं अनंत क्या है, जिसके बारे में पता ना हो, तो अनंत पर यहां पर कोई एक आवेश रखा है, जो आवेश कैसा है, एकांक है। एकांक मतलब यूनिट है, यूनिट मतलब एक है, और एकांक भी है और धनावेश भी है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एकांक धनावेश कहां रखा है, मान लेते हैं वो अनंत पे है। इसको वहां से लेकर के हमें आना है काम करते हुए, इसको लेकर के यहां पर आना है और कहां पे पहुंचाना है, इस बिंदु तक, जो बिंदु कहां पर है, जो बिंदु है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर। यानी आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु स्थित है। ये जो मैंने बनाया ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको मैं ई लिख देता हूं। ये जो तीर के द्वारा बना है ये एक मान लेते हैं किसी भी चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में एक स्थान है ए, इस स्थान तक यहां जो आवेश रखा है, आवेश का मतलब मान लेते हैं Q, ये जो एकांक धनावेश रखा है, इस आवेश को यहां पर खींच के लाना है। ठीक, और यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को विभव कहते हैं। बस यही परिभाषा है। अगर आपने ये कहानी समझ ली तो अब तो परिभाषा बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अब लिखना है, देखिए नहीं तो बहुत टफ पड़ता। अब आप क्या बोलेंगे, एक किसी एकांक धनावेश को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा, किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको इधर लाने में किया गया कार्य, जो कार्य मतलब वर्क करना पड़ रहा है W, ये जो कार्य है यही वैद्युत विभव कहलाएगा। इसका मतलब V का फॉर्मूला हम बनाएंगे W/Q। कैसे हुआ, इस आवेश को लाने में किया गया कार्य V बराबर W/Q। किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बस इतना आपको समझा देना है, हो गया। इसका मात्रक वोल्ट होता है, फॉर्मूला V बराबर W/Q हो गया। ठीक, तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 1 वोल्ट, जैसे 1 एम्पियर पूछा गया था, ऐसे पूछा जाए 1 वोल्ट क्या होगा, तो अगर देखिए इस कार्य को 1 जूल, कार्य को जूल में मापते हैं ना, आप जानते हैं, 1 जूल कर दिया जाए और आवेश को 1 कूलाम कर दिया जाए, तो अपने आप ही आप जानते हैं कि जो V है विभव, ये 1 वोल्ट मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिल जाएगा ना। अगर हम इसको 1 जूल ले लें, इसको 1, तो 1/1 होके ये भी 1 आ जाएगा। तो अब हम कैसे बोलेंगे कि
1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ा तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। बस उसी परिभाषा को ऐसे बोल देंगे, आराम से 1 वोल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए अगर ऐसा पूछा जाए तो। अब मुझे आशा है आप ये चीजें समझ गए हैं। तो चलिए मैं इसको हटाता हूं और विभव से अब हम बढ़ते हैं विभवांतर की तरफ। विभव अंतर, क्योंकि आपने विभव सीख लिया तो अब ये अगला पॉइंट विभवांतर आप आसानी से सीख लेंगे। देखिए वैद्युत आपने पढ़ा था विभव और यहां है विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल ही है, विभव ही है। विभव का अंतर यानी विभवांतर। तो अब देखिए अंतर होने का मतलब कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। अब देखिए मैं फिर से वही बना रहा हूं वैद्युत क्षेत्र, और इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र में यहां पर कोई 2 बिंदु है, मान लेते एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहां पर ये है बी। इन 2 बिंदुओं के बीच में अगर किसी आवेश को ले जाएंगे जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर कहा जाएगा। तो बहुत आसान है, जैसा कि वो प्रश्न था उसकी परिभाषा थी। विभवांतर की परिभाषा ये कही जाएगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बस आसान है। तो अभी देखिए V बराबर आपने पढ़ा था W/Q, क्योंकि ये विभवांतर है इसलिए कम से कम 2 विभव होंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 2 बिंदु भी हैं A और B, तो आप ऐसे लिखेंगे VA - VB। बस इसका सूत्र ऐसे हो जाएगा। यहां पर 2 विभव, मान लीजिए ये 7 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो आप इसको 7 - 5 बोलेंगे। फिर W मान लीजिए कुछ दिया गया है, या मान लेते हैं चलिए आपको वर्क बताना है और ये आपको दे दिया गया 5 कूलाम। हमने देखिए इसी को सवाल भी बना दिया। अब आप देखिए 7 में से 5 गया, 2 आ गया। मान लीजिए ऐसा प्रश्न हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव 7 वोल्ट और 5 वोल्ट है तथा उसमें आवेश 5 कूलाम आवेश को ले जाना है। 5 कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ऐसा सवाल हो तो 7 - 5 बराबर 2 रख देंगे। यहाँ W और यहाँ 5 आई है, ये 5 इधर बटे में इधर गुणे में हो जाएगा, तो 2 × 5 वर्क, यानी W बराबर 5 दूना 10, 10 जूल। जूल क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि कार्य को जूल में नापा जाता है हमेशा। जूल भी साइंटिस्ट का नाम है। ये जो जूल है ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया। ठीक, तो आप समझ गए कि इस प्रकार से आप प्रश्न भी आए तो कर लेंगे और इनकी परिभाषा को भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं ओम के नियम पे। ओम का नियम क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओम का नियम ये कहता है, पहले तो मैं लिख देता हूं ओम का नियम। एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपके घर में बच्चे 10th या हाई स्कूल में है, पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर आप उनको पूरा पढ़ने के लिए बोलें। जैसे आप यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से आपके घर में बच्चे हो, 10th में हो, तो जो पार्ट 1 है और ये जो पार्ट 2 है इसको उनको पढ़ने के लिए जरूर आप सजेस्ट करें, क्योंकि आप वहां पर पूरा कोर्स ये आपका वहीं का है। ठीक है, क्योंकि वही कोर्स आप में भी है, वही कोर्स उनमें भी है, वो चैप्टर उनमें भी है, आप में भी है। तो आप अपने घर में अगर भाई बहन है और वो हाई स्कूल में है तो वो फिजिक्स का ये चैप्टर आप उनको जरूर देखने के लिए बोलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए रहेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम यह है कि अगर कोई चालक है, मान लेते हैं चालक मतलब कोई तार है या कुछ भी है, तांबा, एल्यूमिनियम, कुछ भी मान लीजिए आप इसको। इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारा मान लेते हैं I प्रवाहित हो रही है, I ऐसे बह रही है धारा। तो इस चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, इस सिरों के मध्य विभवांतर होगा, वो क्या होगा? वो धारा उस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर इसमें ये बोला जाता है, ओम का नियम में ये कहा जाता है, अगर हम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, ये इसका मतलब क्या हुआ? भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, दाब, टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो, ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर ये ना बदले, तो ठीक है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा उसमें उसके सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो V है ये अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा चिन्ह अनुक्रमानुपाती का होता है। ठीक है, किसमें? धारा के। यही ओम का नियम है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? आप बोलेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए मतलब टेम्परेचर, प्रेशर को बदला ना जाए, तो उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर
विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर ऐसे लिख देंगे, फिर V प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर आएगा, और I ये देखिए इसके साथ एक, जब भी प्रोपोर्शनल हटता बराबर आता तो एक नियतांक आता है, यहां जो नियतांक आएगा वो R आएगा। तो आप देख रहे हैं ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RI या फिर IR। IR बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। V बराबर IR, यही ओम का नियम है। जहां पर आप देख रहे हैं कि V विभवांतर है, आपको मालूम है कि V विभवांतर है चालक के सिरों के बीच, I धारा है, धारा कैसी, वैद्युत धारा है, ये बार बार ध्यान रखेंगे। और R क्या है, R यहां जो नियतांक आया, R एक नियतांक है, नियत अंक, फिक्स्ड नंबर, नियतांक, और जिसको कहते हैं नियतांक, इस R का नाम दिया गया प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इसी को नाम दिया गया वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो अब यहां तक आप समझ गए ओम का नियम आप कैसे बताएंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो उसके सिरों, उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर वर्ड क्या आया, इस चिन्ह को कहते क्या है, इस चिन्ह को, ये जो चिन्ह है इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने ओम का नियम भी समझ लिया। ओम के नियम में क्या होता है कि इसका मतलब भी देखिए क्या है कि जितना विभव है उतना, जैसे जैसे धारा बदलेगी वैसे वैसे विभव बदलेगा। ठीक है, सामने है ना, अनुक्रमानुपाती होने का मतलब होता है, अनुक्रमानुपाती होने का मतलब एक चीज जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी भी उसी अनुपात में बदलेगी। कभी भी ओम के नियम का ग्राफ आए आपको बनाने के लिए तो इस तरफ आप y ऊपर वाली लाइन पे विभवांतर ले लेंगे, विभवांतर, और यहां पर नीचे वाले x एक्सिस पे धारा ले लेंगे। भाई V और I में ही तो संबंध है, ऐसे ले लेंगे, और यहां से बीच में एकदम सीधी रेखा खींच देंगे। ये जो आप बन रहा है ग्राफ, ये किसका बन रहा है, ये ओम के नियम का ग्राफ है। ठीक, अगर कभी बनाना हो तो इस प्रकार का ग्राफ सही माना जाएगा, या आप ऐसे बना देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अगर यहां पर देखिए ये चीज जितनी संख्या होगी उतनी ही यहां मिल जाएगी। मान लेते 2 यहां है, 2 यहां भी है, या यहां और यहां का अनुपात हमेशा बराबर होगा, कुछ भी होगा अनुपात बराबर मिलेगा। ठीक है, जितना मान देखिए यहां मिलेगा उतना ही नीचे। इस तरीके से जो ग्राफ बनता है वो ओम के नियम का ग्राफ, ऐसे सीधी रेखा जाती है, यहाँ V लिया जाता है, यहाँ I लिया जाता है। कभी अगर आपसे पूछ ही ले या बनाने को कहे तो बस आप ऐसे बना देंगे तो ग्राफ सही मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया मुझे आशा है। अब ओम का नियम आपको समझ में आ गया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, ये भी हो गया ओम का नियम। R यानी प्रतिरोध। अब हम एक नई चीज से परिचित हुए, प्रतिरोध, प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, जिसको हमने R से भी प्रदर्शित किया था, ये था वैद्युत प्रतिरोध। इसका जो सिंबल होता है दर्शाने का सवालों में, वो ऐसे 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 सिंबल बनाया जाता है, R, ध्यान रखेंगे, कट वाले। इस तरीके से आपको सवाल भी, पिछले साल भी इसका प्रश्न आया था, सवाल आया था, वो सवाल भी हम लगाएंगे, करेंगे। अभी फिलहाल सीखेंगे, आगे के वीडियो में मैं वो सवाल भी आपको करना बता दूंगा। ठीक है, ओके। इस जगह पर देखिए वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ही, प्रतिरोध वर्ड सुनते ही आपके मन में आता है कहीं कोई अवरोध या रुकावट या बाधा। तो यहां पर सामान्य क्या है, कहां पर बाधा होगा, कोई तार है या चालक है, इसमें धारा बह रही है, तो इस धारा के बहने यानी प्रवाहित होने में जो रुकावट महसूस होगी वो रुकावट ही क्या है, प्रतिरोध है। इसका मतलब कि सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखने को आ जाए 1 नंबर में, तो आप बोलेंगे धारा के प्रवाहित होने में उत्पन्न बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपने प्रतिरोध की परिभाषा को भी समझ लिया, और ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का भी अपना मात्रक है, इसको भी मापा जाता है। इसका मात्रक, क्योंकि ये ओम के नियम से उत्पन्न हुआ, अभी आपने देखा ओम के नियम में ये आया था जो पीछे पड़ा, तो इसलिए इसका जो प्रतिरोध है ये हमेशा इसका मात्रक ओम लिखा जाता है। ओम लिखें, या इंग्लिश में ऐसे OHM ओम लिखते हैं, या एक चिन्ह होता है ऐसे कैप के जैसा, ऐसे चिन्ह होता है उल्टा, ये बना दिया जाता है। जैसे कहीं लिखा हो 7 और ये ऐसे चिन्ह बना, मतलब 7 ओम, ये प्रतिरोध ही है। ठीक है, ऐसे लिखा हो कहीं 8 और ऐसे बना, मतलब 8 ओम,
या फिर ऐसे लिखा ही हो सीधे सीधे ओम, तो इसको ओम में मापा जाता है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम नाम था ओम साइंटिस्ट का, यानी कि जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पर ये मात्रक है, उन्हीं के सम्मान में इसको रख दिया गया। ठीक है, तो आपने समझा कि ये क्या होता है और कैसे इसको करते हैं। ठीक है, जो कैप जैसा चिन्ह है ये ओम का ही चिन्ह है, ओम को इसी से दर्शाते हैं यहां पर प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप प्रतिरोध भी बहुत अच्छे समझ गए। और अभी आप एक चीज आई थी बीच में, विभव, जिसको हमने वोल्ट में मापा था। विभव को किस यंत्र से मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभव को किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? अमीटर से। अमीटर को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ ए लिखा है ऐसे प्लस माइनस। वोल्ट मीटर को बनाने का तरीका यहाँ वी लिखा होता है, यहाँ पर प्लस माइनस। वोल्ट मीटर वी यानी वोल्ट विभव को मापता है, अमीटर ए यानी करंट धारा को मापता है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध। हो गया ये प्रतिरोध। कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता, वो कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये जो प्रतिरोध अभी आया वो किस पर निर्भर करता है? ये मान लीजिए कोई एक, आप देख रहे हैं कि ये करंट, ये तार है या चालक है, मान लेते हैं इसमें करंट प्रवाहित होता है, ये कोई चालक है। चालक बोलने का मतलब वो तार हो सकता है, तांबा, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई चालक है, इसकी मान लेते हैं लंबाई क्या है? इसकी लंबाई, इस चालक की लंबाई L है, मान लेते हैं L लंबाई है, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये L लंबाई है इस चालक की, मान लेते हैं हम, ऐसे लिख ही देते हैं। चलिए, L लंबाई है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई L है। और मान लेते हैं इसका ये जो एरिया है A है, इस तार का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो A है। तो ये जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। और ये जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, एक तो L पे निर्भर करता है, एक ये जो क्षेत्रफल है, इस तार का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए तार बेलनाकार ऐसा है तो इसका कुछ क्षेत्रफल है ना, ये देखिए सर्कल बन रहा है वृत्त जैसा। तो ये जो एरिया है इसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो 1/A लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती, देखिए पहला क्या है? प्रतिरोध लंबाई, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्या है? प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो वो होता क्या है कि जैसे इसको हम पतले पतले लेयर में काटे, वैसे तो देखिए तार जैसा ऐसा सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, अगर हम इसको काटे तो वृत्त मिलेंगे, है ना। देखिए इस तरफ वृत्त आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एरिया इसका जो है ये अनुप्रस्थ काट वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो जब भी यहां पर A है, ये मान के चलिए इस तार के लिए वृत्त का क्षेत्रफल है, πr² रख सकते हैं इसको, जब अगर सवाल मिले तो। वैसे ऐसे सवाल आप में नहीं मिलेंगे। और जो प्रतिरोध निर्भर करता है उस चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है या मटेरियल कैसा है, तो उसको हमें लिखना नहीं है। अब देखिए इनको दोनों नियमों को अगर समाहित करें तो R प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो ये बनेगा ही अनुक्रमानुपाती का, सामने L आया, L आएगा, नीचे A बटे में है तो बटे में आ जाएगा। हमने इस फर्स्ट और सेकंड को मिला के लिख दिया, एक में मिलाना होता ही है, मिला दिया। अब रूल होता है, मैंने बताया अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आता है। जब भी बराबर आएगा तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा। यहाँ जो नियतांक आता है वो ऐसे बनाते हैं, P जैसा बनाते हैं, इसको रो कहते हैं, L/A। ये एक सूत्र बन के तैयार हुआ। यहां पर जो ये चिन्ह नियतांक आया है, ये नियतांक, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो, और इसको नाम है इसका रो, और ये नियतांक है इसका। यहां पर जो नाम है, इस चिन्ह का नाम तो रो है, लेकिन यहां पर जो इसका जो दर्शाएगा, जैसे ये R है लेकिन ये प्रतिरोध को दर्शाता है, ये A है लेकिन ये एरिया को दर्शाता है, ये L है लेकिन लंबाई को दर्शाता है, वैसे ये रो है लेकिन ये दर्शाता है विशिष्ट प्रतिरोध को। विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है, या फिर इसी का एक और नाम कहीं लिखा मिल सकता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को दर्शाता है। ठीक है, तो बाकी L लंबाई, A क्षेत्रफल है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आ गया। अगर प्रश्न आता है कि चालक किन किन कारकों पर निर्भर कर, किसी चालक में प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध निर्भर करता है उस चालक की लंबाई पर, उस चालक के क्षेत्रफल पर, और उस चालक के पदार्थ पर। तो यहां पर दो चीजें लेनी थी, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता, सामने लिख दिया, फिर प्रतिरोध चालक के
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए 1 में लिख दिया, फिर दोनों को मिला दिया, L ऊपर था A नीचे था, फिर जब ये ये चिन्ह हटाया जाता है तो बराबर लगाया जाता है, और बराबर लगाया तो एक नियतांक जरूर आएगा, ये फिक्स है, हर प्रश्न में आपने अभी देखा ऐसा होता है, जब भी ये हटता है तो इसकी जगह एक बराबर आता है, तो इसकी जगह एक नियतांक जरूर लेना पड़ता है। नियतांक मतलब जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट, फिक्स हो, जो कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स हो, नियत हो, नियत है तभी इसका नाम नियतांक है, नियत मतलब वो फिक्स है, तो एक नियतांक आता है। ठीक, इस तरीके से चीजों को आप समझेंगे और करेंगे। ठीक, तो मुझे आशा है आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इसको हटाते हैं, जनरल एक आइडिया लेना था फिलहाल, बहुत डिटेलिंग करने का तो वक्त ही नहीं तो डिटेल होता ही रहेगा। मैं आगे आने वाले समय में आप सबके लिए 10th 6th to 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, इंग्लिश की क्लासेस। तो बहुत अच्छे से आप सब इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आपके घर में जो भाई बंधु बहन हैं सभी अच्छे से सीखें, पढ़ें, आगे बढ़ें, और आपके घर में गांव में भी अच्छी शिक्षा पहुंच सके और वो बेहतर स्टडी कर सके। इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने भाइयों को जोड़ें। जैसे अब मैंने साइंस का ये पढ़ाया, मैंने बोला आप हाई स्कूल में जो बच्चे हैं जिनका पेपर होना, उनको ये चैप्टर आप दिखाएं, तो उनके लिए बहुत सारी ये परिभाषाएं, विभव, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो वो पढ़ें, लाभ उठाएं। ये हो गया। लास्ट में प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन, इसका मैं बहुत बड़ा विस्तारित रूप तो नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको सिर्फ आइडिया दे दूंगा। देखिए किसी भी तार में अगर ऐसे प्रतिरोध लगे हैं, प्रतिरोध का ऐसा चिन्ह होता है, मैंने भी बताया था। ये मान लेते हैं एक प्रतिरोध R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, और ये मान लेते हैं R3, 3 प्रतिरोध लगे हैं। ये एक परिपथ है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक परिपथ है, और यहां पर ये सेल है। ये ऐसा जो चिन्ह होता है, ये एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा करके, ये सेल का निशान होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसमें ये सेल का निशान होता है, विद्युत सेल। और सेल जब कई सारे सेल लग जाते हैं, कई सारे सेल, एक से ज्यादा जब सेल लग जाते हैं, तो इसी को बैटरी कह दिया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप देखिए यहां पर ये आपका मान लीजिए ये जो एक ही तार में तीनों लगे हैं ना, इसलिए एक ऐसा क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम। एक ही तार में जो तीनों प्रतिरोध लगाए गए, ये श्रेणी क्रम कहा जाता है। इसका सूत्र होता है टोटल आर निकालना हो तो सबको, तीनों को बस जोड़ दीजिए। मान लीजिए 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 2 3 4, 2 3 5 4 9 टोटल हो जाएगा। R1 + R2 + R3। इस पर एक सवाल पूछा गया था 2020 में, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। आप हो सकता है इसको समझ के कर ही लें, खुद ही कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लेते हैं अगर ये 2 ओम रहा हो, ये 3 ओम रहा हो, ये 5 ओम रहा हो, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 5 रख देंगे, 2 3 5 5 10, टोटल 10 ओम आ जाएगा। तो आर टोटल इसी को कहते हैं ना, ये जो आर है इसको कहते हैं, इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। एक कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध भी कहा जाता है, या टोटल मैं बोल ही रहा हूं कुल प्रतिरोध, है ना, कुल प्रतिरोध। ऐसे 2-3 चीजें निकालनी हो तो ये सूत्र कब लगता है, जब श्रेणी क्रम में होते हैं। जब प्रतिरोध किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। अब मैं चलिए आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं समांतर क्रम क्या है और उसमें सूत्र क्या लगता है। समांतर क्रम ये है जबकि आपके जो प्रतिरोध है अलग अलग लगे हों। जैसे देखिए इस तरीके से लगे हैं, देखिए अलग अलग, तो ये समांतर क्रम है। मान लेते हैं ये सेल है, ये स्विच होता है, आगे मैं आपको सब विस्तारित बताऊंगा जब समय आएगा। R1 R2 R3, देखिए यहां ऊपर नीचे अलग अलग, तीनों प्रतिरोध अलग अलग तारों में लगे हैं, इसलिए ये समांतर क्रम है। और जब समांतर क्रम में होता है तो इसका टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R लिखा जाता है। यहां टोटल होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जितने भी प्रतिरोध समांतर में हो सबको जोड़ते हैं, इस रूप में जोड़ेंगे 1/, के रूप में, तो आपको मिलेगा जो वो समांतर मिलेगा। अब मान लेते हैं, हम आपको एक प्रश्न करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये वाला ओम आपका जो R1 है, ये मान लेते हैं 2 ओम है, और ये वाला आपका मान लेते हैं, चलिए ये 1 ओम है, और ये वाला आपका 3 ओम है। तो आपको इसका टोटल प्रतिरोध बताना है। तो आप क्या करेंगे, 1/R टोटल यहां लिखेंगे, यहां पर देखिए 1/2 रखेंगे R1,
ये 1 ही है इसलिए 1/1 रखेंगे, ये 3 है इसलिए 1/3 रखेंगे। अब इसका भिन्न पहले तो इधर वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ये वाला, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1/2 ऐसे लिख लेते हैं 1/2, और प्लस में ये 1/3 लिख लेते हैं, और प्लस में जो 1/1 है इसको 1/1 ऐसे भी लिख लें अगर, और ये आपका 1/8 टोटल था, ये निकालना ही था। अब आप देखिए 2 3 का लासा लेंगे तो 6 आएगा, इसमें 3 से गुणा होगा ऊपर, इसको 6 करने के 2 से ऊपर नीचे गुणा होगा, इसको 6 करने के लिए 6 से ही ऊपर नीचे गुणा होगा, तब ये 1/8 आएगा। अब 1/8 का मान कितना है, 3 2 5 6 11, 11/6, क्योंकि ये 1/RT का मान है, आपको RT निकालना था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पलट जाएगा। तो जब आप R टोटल निकालेंगे तो इसको लास्ट में पलट दीजिए, 6 ऊपर कर दीजिए 11 नीचे, वैसे भी आप क्रॉस करके भी निकालेंगे तो आएगा वो 6/11 ही। इस प्रकार से आपने देखा इसमें जो सवाल लगते हैं वो ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आज का लेक्चर आपके लिए काफी सहायक होगा, काफी मददगार होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी यहां से और आपको काफी लाभ पहुंचा होगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैंने प्रयास किया है कि बहुत लंबा वैद्युत धारा तक का पूरा समाहित करने का प्रयास किया गया है इस लेक्चर में। अब आपको चुंबकत्व का कोई एक लेक्चर मिल जाएगा छोटा सा, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होंगी वो करा दी जाएंगी, बस आपका सारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अपने भाई बंधुओं को जो 9th-10th में हैं उनको भी जोड़ें और बाकी लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, और आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे लोगों को इनवाइट करें, जोड़ें, शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।